गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर, जो आज विलियन चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आदर्श विलियन एवं अनादर्श विलियन। ओके, जो कल के वीडियो में थोड़ा इसके बारे में बताए होंगे, लेकिन यहाँ पर अच्छा तरीका से इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं और बता भी दिए हैं। ठीक है, तो बोले आदर्श विलियन किसे कहते हैं? तो वह विलियन जो सभी सांद्रताओं पर किस पर होता है, वह विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम आदर्श विलियन कहते हैं। कोई पूछे आदर्श विलियन किसे कहते हैं, तो वह विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलियन के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। इसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन बोलेंगे इसको? आइडियल सॉल्यूशन के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे, IDEAL। ओके, अच्छा, जैसे इसका जब परिभाषा लिख लीजिएगा तो इसके बगल में लिख लीजिएगा P1 बराबर P1 नॉट x1, P2 बराबर P2 नॉट x2 और P बराबर P1 प्लस का हो जाएगा P2। और यहाँ ये शो किया गया है कि राउल्ट के नियम में जो शुद्ध विलियन का जो वास्तव बराबर होता है द्रव 1 के लिए भी, द्रव 2 के लिए भी और टोटल विलियन लेंगे उसके लिए भी ये वास्तव का बराबर होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा लेने के बाद ये लिख लीजिएगा। ओके, 4 पॉइंट है कि आदर्श विलियन के लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिए कि आदर्श विलियन जो होता है उसके अवयवों के कणों के बीच जब एक प्रक्रिया होगा, आदर्श विलियन होगा, तो उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। अगर आयतन 10 है तो 10 से रहेगा, 20 है तो क्या रहेगा, 20 से रहेगा, जितना स्थान घेरेगा वही रहेगा। ओके, आदर्श विलियन के एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि आदर्श विलियन है और आदर्श विलियन में विलय का अणु है, विलाय का अणु है, दोनों का ऊर्जा अलग, दोनों का ऊर्जा क्या है, समान है। अगर उसको मिला भी मिश्रित भी कर देते हैं तो मिश्रित करने के बाद उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऊर्जा में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। कोई पूछेगा एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो ऊर्जा में परिवर्तन के दर को हम एंथैल्पी कहते हैं। ओके, तो वही बोला गया है कि आदर्श विलियनों के लिए एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। दैट इज अर्थात डेल्टा H इक्वल का होगा 0 और आयतन में डेल्टा V इक्वल का होगा 0। ओके, आदर्श विलियनों के सक्रियता उसके मूल प्रभास के बराबर होता है। ओके, और आदर्श विलियन की जो सक्रियता होता है ना, सक्रियता मतलब ये होता है कि आदर्श विलियन जो क्रियाशील होता है, जो गति करता है, उसकी मूल प्रभास के क्या होता है, समान होता है। और जैसे जैसे उस विलियन का मूल प्रभास की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे आदर्श विलियन के अणु क्या होगा, गति करते रहेगा। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है, चौथा पॉइंट है कि विलय आकर्षण, विलायक आकर्षण और विलायक आकर्षण। यानी कहने का मतलब मानते एक विलय के अणु इसमें रखा गया है, इसके बीच में आकर्षण है, एक विलायक अणु है, इसके बीच में भी आकर्षण है। अगर दोनों को मिला देते हैं तो मिलाने के बाद भी देखा गया है कि ए और बी के बीच में जो आकर्षण का बराबर ही पाया गया। तो वही बोला गया है कि आदर्श विलियनों में विलय आकर्षण, विलायक आकर्षण बराबर होता है विलायक आकर्षण के। ओके, और इसमें अलग अलग आकर्षण है, इसमें A के बीच में आकर्षण बल है, इसमें B के बीच में आकर्षण बल है। और जब दोनों को मिला दिया गया है तो देखा गया कि A और B के बीच भी आकर्षण बल का समान पाया गया। ओके, और याद है इसके एग्जांपल पूछता है कि आप बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। तो बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मिश्रण होता है वो आदर्श विलियन होता है। कौन विलियन होता है? आदर्श विलियन। बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण जो होता है वो भी आदर्श विलियन होता है। हेक्सेन प्लस हेप्टेन का जो मिश्रण होता है वो भी क्या होता है, आदर्श विलियन होता है। क्या होता है? आदर्श विलियन। ओके, और एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड के मिश्रण जो होता है वो भी क्या होता है, आदर्श विलियन। ठीक है, तो ये आदर्श विलियन का परिभाषा है और इसका जो मेन पॉइंट हो लिखवा दे, कल भी लिखवाएंगे टेबल बनाकर, लेकिन उससे अच्छा तरीका से इसको हम सजा कर लिख दिए। ओके, चलिए, अनादर्श विलियन तो इसका उल्टा है कि वे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो क्या कहलाता है, वो हमें क्या कहलाएगा, अनादर्श विलियन। कौन विलियन? अनादर्श विलियन। ठीक है, जैसे यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ मान लेते हैं सुद्रव 1 का वाष्प दाब बराबर नहीं है, सुद्रव 2 का वाष्प दाब बराबर नहीं, जो आप लोग को वाष्प दाब जो चैप्टर पढ़ाए होंगे वीडियो में, कल के वीडियो में वो आप देखे होंगे। ठीक है, और तो विलियन का भी बराबर नहीं होता है। ठीक है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनदर्स विलयन के नाम से क्या करते जानते हैं। लेकिन एक बात आता है कि ठीक है भाई कि अनदर्स विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसको हम अनदर्स विलयन कहते हैं। लेकिन अनदर्स विलयन कहते हैं जब बराबर नहीं तो क्या होता है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार बताया गया कि विलयन जो वाष्प दाब जो होता है इसका कभी बढ़ जाता है और कभी क्या होता है घट जाता है। ठीक है, बताया इनके नियम अनुसार था, जिसमें पाया गया कि जब पालन नहीं करेगा तो इसके वाष्प दाब में वृद्धि हो जाता है और इसके वाष्प दाब में क्या होता है कमी हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जिसके विलयन जिसके वाष्प दाब में अधिकता होता है, अधिक प्राप्त होता है, जिस विलयन का वाष्प दाब अधिक प्राप्त होता है उसको राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन बोलेंगे, और जिसका कम प्राप्त होता है उसको राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन बोलेंगे। तो आता है कि आदर्श विलयन के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा बाबू, अनादर्श विलयन जो होते हैं हमें दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। एक होता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और एक होता है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू थोड़ा सा एक और पॉइंट। देखिएगा, जैसे राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन का एक पहला पॉइंट है, एक और पॉइंट इसका हम बी यहाँ समझाना चाह रहे हैं, बी को समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसको एक और तरीका समझ के, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्या होता है, तो धनात्मक विचलन का परिभाषा है कि जिसका वाष्प दाब अधिक प्राप्त होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार जिस विलयन का वाष्प दाब अधिक प्राप्त होता है उससे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन बोलते हैं। अधिक है ना बाबू। दूसरा पॉइंट है, मतलब ये कैसे होता है ये समझिएगा। तो जैसे मान लिया जाए कि दो मित्र है, कितने मित्र हैं? दो मित्र हैं, दो मित्र हैं और एक का नाम क्या है, दोनों अपना घर में रहते हैं, एक घर 1 है एक घर का है 2 है। एक का नाम राजू है और एक का नाम राजू और एक का नाम है रामू। दोनों लोगों पर क्या है, बाउंडेशन लगाया गया है कि आपको सिर्फ घर पर आना है, आपको घर पर ही रहना है, कहीं आपको बाहर निकलना, अगर निकलना भी है टाइम से आपको 9 बजे 8 बजे रात से पहले आ जाना है, इतना टाइम पर पढ़ना है, इतना टाइम पर सोना है, इतना टाइम पर आपको बाहर क्या करना है, निकलना है। ओके, तो इतना टाइम पर हमको बाहर निकालना है, इतना टाइम पर घूमना है, तो इसका टाइम फिक्स करके बाउंडेशन किया गया। इसका भी सेम टू सेम वही बाउंडेशन किया गया। ठीक है, तो दो मित्र, एक राजू और एक है रामू है, दोनों का घर का जो सिचुएशन बताया कि दोनों जो होते हैं एक सीमा के अंदर रहते हैं और 2 घंटा के लिए उसको घूमने के लिए बाहर भेजा जा रहा है, 6 घंटा उसको पढ़ने के लिए बोला गया है, 3 घंटा उसको सोने के लिए बोला गया, मतलब ऐसे कंडीशन इसको बाउंडेशन बनाया गया। ठीक है, अब कहा कि दोनों 10 तक अपने घर में पढ़े, अपने घर के अंदर ही पढ़े, अपने माता पिता के नियमों के अनुसार क्या किए पढ़े। ठीक है, लेकिन जब दोनों इंटर पास किए तो इंटर पास करने के बाद इन लोग का, दोनों लोग का नाम एक कॉलेज में लिखा है। क्या लिखा है? इन दोनों लोग का नाम कहाँ लिखा गया? कॉलेज में। पहले घर में रहते थे, अब कहाँ रहने लगे? कॉलेज में रहने लगे। अब कॉलेज में दोनों लोग नाम का एक ही कहीं लिखा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि H1 राजू और रामू, अब दोनों लोग कहाँ आ गए? कॉलेज में। अब कॉलेज में आने के बाद इन लोग दोनों क्या हो गए? हॉस्टल में रहने लगे। दोनों क्या करने लगे? हॉस्टल में रहने लगे, है ना, हॉस्टल में रहने लगे। जब हॉस्टल में रहने लगे तब इन लोगों में क्या देखा गया कि इन दोनों लोग फ्री हो गए। क्यों फ्री हो गए? क्योंकि इनके घर का बाउंडेशन टूट गया, क्योंकि हॉस्टल में रहने लगे तो उनके माता पिता भाई बहन जो हैं वो टाइम पर जाते हैं, रेगुलर नहीं जाते हैं, और जब इन लोग का बाउंडेशन खत्म हुआ कि अपने वर्क के अनुसार दोनों लोग क्या करने, काम करने लगे। और अपने वर्क के अनुसार काम करने का मतलब कि कुछ समय ज्यादा बाहर घूमने लगे, कम घूमने लगे, मैंने घूमते फिरते रहे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का धनात्मक विचलन भी होता है। कौन विचलन होता है? धनात्मक विचलन भी होता है। तो पहला क्या बताया गया। अब बात करें कि सर इससे क्या इसका मुख्य तात्पर्य है। ठीक है, तो इसको हम बता रहे हैं, समझिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या किए हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर हम ले लिए एल्कोहल का, ले लिए मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का है और ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। ओके, और यहाँ पर हम ले लिए एसीटोन। क्या ले लिए बाबू?
एसीटोन, इस एसीटोन है तो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड का दिए O, और एक और इसका बना दे रहे इसी में CH3 C डबल बॉन्ड O। ये देखिएगा, ये दोनों ये मिथाइल अल्कोहल है और एक क्या है एसीटोन है। इसको हम बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल है, और ये हमारा क्या है एसीटोन है। क्या है बाबू? एसीटोन है। अब यहाँ पर देखा गया है कि ऑक्सीजन पर जो होगा वो प्लस डेल्टा होगा और इस पर जो होगा माइनस डेल्टा होगा, यानी इसको डेल्टा को हम पार्श्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्वर। क्या बोलेंगे? पार्श्वर बोलेंगे। ठीक है, तो पार्श्वर डेल्टा प्लस माइनस का इस पर माइनस है, लेकिन दोनों के बीच में पार्श्वर आकर्षण हो रहा है, यानी आंशिक रूपों से इनके बीच आकर्षण हो रहा है, तो इसका डेल्टा का मतलब पार्श्वर होता है। ठीक है, पार्श्वर का मतलब इसमें थोड़ा सा धनात्मक है, थोड़ा सा ऋणात्मक है। अब देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, थोड़ा समझिएगा अच्छा से, माइनस डेल्टा होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन पर भी क्या है? माइनस, और इस पर कार्बन पर प्लस डेल्टा, इस पर भी माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखा गया बाबू, ध्यान रखिएगा कि ये क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन के बीच आकर्षण लगेगा और इसके बीच का वो आकर्षण लगेगा, मतलब आकर्षण बल से दोनों का हुए बंधे हैं। ठीक है, एसीटोन में भी देखा गया कि ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन को आकर्षित कर रहे हैं और एक कार्बन जो है हमारा इस ऑक्सीजन को क्या कर आकर्षित कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या किया? आकर्षित किया। अब क्या किया गया बाबू, थोड़ा समझिएगा अच्छा से कि जब इसको दोनों को आपस में मिला दिया गया, ध्यान देना है, जब दोनों को आपस में यहाँ पर मिलाया गया तो मिलाया देने के बाद देखा गया कि CH3OH और यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर एक बार CH3OH, और फिर यहाँ CH3 यहाँ C डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या देखा गया कि जब दोनों के बीच में क्या के मिला दिया गया तो क्या एक मिथाइल अल्कोहल के बीच में एसीटोन आ गया, फिर एसीटोन के बीच में मिथाइल अल्कोहल हो गया। तब यहाँ पर क्या देखा गया कि ये दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है ये पहले की तुलना में क्या हो गया? टूट गया। और जब पहले की तुलना में जब टूट गया आकर्षण बल तो ये मिथाइल अल्कोहल और जो एसीटोन के अणु भी क्या करने लगे? ये असमान रूपों में गति करने लगे, इनके बीच का भी बाउंडेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इस कंसेप्ट को समझाने के लिए इस कंसेप्ट का हम क्या किए? सहारा लिए। ठीक है, समझिएगा, पहले हम क्या किए हैं? मिथाइल अल्कोहल को लिए हैं। मिथाइल अल्कोहल में देखा गया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल है, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल है, इसके भी प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल है, इसके बीच में प्लस माइनस के बीच में क्या? आकर्षण बल है। कौन बल है? आकर्षण बल है। जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो मिलाने के बाद देखा गया यहाँ मेथिल अल्कोहल प्लस एसी, जब मेथिल और एसीटोन के बीच में जब मिलाया गया तो इसके बीच का आकर्षण बल का हो गया? आकर्षण बल टूट गया। जब आकर्षण बल इसके बीच का टूट गया तो टूटने के बाद जो मिथाइल अल्कोहल एसीटोन का जो अणु है वो चारों तरफ गति करने लगे। ठीक है, तो समझ गए कि मिथाइल अल्कोहल था। मिथाइल अल्कोहल पहले आकर्षण बल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंधा हुआ था, यहाँ भी क्या हुआ? बंधा हुआ था कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन जैसे ही मिलाया गया कि इन दोनों का बंध टूट गया, आकर्षण बल टूट गया और टूटने के बाद देखा गया कि ये मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन का अणु जो है चारों तरफ गति करने लगे। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को लिख दिया जाए कैसे इसको, ठीक है, समझ लिया जाए लिखकर। तो इसका डेफिनेशन लिखें कि यदि किसी विलयन में विलयिक अंतरायिक अंतरायिक आकर्षण बल से कम होता है तो रावल के नियम से धनात्मक विचलन होता है। ओके, तो देखिए अब इसको समझने के लिए बताया गया है कि हमारे
मिथाइल अल्कोहल लिए थे। अब मिथाइल अल्कोहल जो राजू के जैसा बंधा हुआ था, इन अणुओं के बीच में ये अणु में अल्कोहल के जो अणु हैं दोनों आकर्षण बल से बंधा हुआ है। एसीटोन के दो अणु आकर्षण बल से बंधा हुआ है और जैसे ही दोनों को आपस में मिलाया गया तो देखा गया कि एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के अणुओं का बंधन टूट गया और जब बंधन टूटेगा तो दोनों का फ्री हो गया। फ्री का मतलब है दोनों अपने आप में कहा गया फ्री हो गया और दोनों ज्यादा मात्रा में वाष्पित होने लगेगा और बाहर निकलने लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कोई भी जो द्रव होता है वो क्या होता है, वाष्पित होता है, ऐसे निकालता है, वाष्प दब लगाएगा। ये भी द्रव है, ये भी ऊपर की ओर वाष्प दब लगा होगा और लगाएगा और जब दोनों को मिलाया गया तो ज्यादा मात्रा में वाष्पित हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन पाए, हम ये जानना चाहते थे कि क्या इसका वाष्प दाब इसके वाष्प दाब के बराबर है कि नहीं, लेकिन नहीं है क्योंकि ज्यादा मात्रा में वाष्पित हो रहा है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि यदि किसी विलयन में विलय विलायक अंतराणविक बल, विलय विलायक अंतराणविक बल और विलायक विलायक अंतराणविक आकर्षण बल से कम होता है, और विलय विलायक का जो अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है, विलय विलय अंतराणविक आकर्षण बल और विलायक विलायक अंतराणविक आकर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर देखिए कम होता है, ये क्या होगा, ये वैल्यू हम लोग का कम होगा और ये वैल्यू हमारा कहा जाएगा अधिक हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, चलिए, ए अधिक है, ए वाला अधिक है, ए वाला का है कम है, ए वाला अधिक है, ए वाला अधिक है, ए वाला अधिक है, लेकिन ए वाला क्या है, कम है, इसीलिए। ओके, तो ये दो पॉइंट आप लोग धनात्मक विचलन में क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, कौन विचलन है बाबू, धनात्मक विचलन है। कौन विचलन है, हम लोग का धनात्मक विचलन। ओके, और एक ग्राफ है रावल के धनात्मक विचलन से ग्राफ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि रावल के नियम के धनात्मक विचलन में पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट का खाली लैंग्वेज लिखिएगा, वो आपको समझाने के लिए ऐसा किए थे, और इसके डायग्राम को बना दीजिएगा तो आपका जो रावल के नियम से धनात्मक विचलन का परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, और आप उसका डिफिनेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप लोग का डायग्राम है धनात्मक विचलन का। किसका है बाबू, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में क्या देखा गया कि जो इसका मूल प्रभाज x1 का मूल प्रभाज कम है, यहाँ इस कंडीशन में यहाँ पर जब था तो x1 का मूल प्रभाज 0 था और x2 का मूल प्रभाज कितना था, 1 था। जब यहाँ देखा गया तो यहाँ x1 का मूल प्रभाज 1 था और x2 का मूल प्रभाज क्या है, मूल फ्रैक्शन या मूल प्रभाज 1 है। ठीक है, तो याद रखिएगा रावल के नियम से धनात्मक विचलन का 2 पॉइंट ए और बी हुआ और इसके बाद इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग रावल के नियम से ऋणात्मक विचलन का एक पॉइंट हम लोग ये पढ़ लिए हैं। इसको पढ़ रहे हैं कि रावल के नियम से ऋणात्मक विचलन क्या होता है, तो वाष्प दाब जिसका कम प्राप्त होता है, जिस विलयन का वाष्प दाब कम प्राप्त होता है उसको रावल के नियम से हम लोग क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रावल के नियम से हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन बोलते हैं। और याद रखिएगा कि इसका जब डिफिनेशन हुआ तो जस्ट उसका उल्टा लिख दीजिएगा, जस्ट इसका क्या लिखिएगा, उल्टा। ठीक है, अब इसको हम वैसा डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसके डायरेक्ट बीबी को लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखिएगा, यदि विलयन में, यदि किसी विलयन में, तो इसका डेफिनेशन है कि यदि विलय विलाय आकर्षण बल, विलय विलाय आकर्षण बल एवं विलायक विलायक आकर्षण बल से अधिक हो तो रावल के नियम से ऋणात्मक विचलन कहते हैं, या रावल के नियम से ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। रावल के नियम से ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। रावल के नियम से ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते इसको अच्छा तरीके से इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि दो मित्र हैं, एक का नाम है कमलेश, एक का नाम है कमलेश और दूसरे का नाम है विमलेश। दोनों क्या कर रहे हैं कि हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों बेचारे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। आपको जानते हो कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़के अगर हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं तो उनको घर की तुलना से पाबंदियां कम रहता है।
अगर उनको घूमने का मन किया तो घूम सकते हैं, मूवी देखने का मन किया तो मूवी देख सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ें अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। कब? जब वो हॉस्टल में पढ़ाई करेंगे तब। लेकिन एक दिन के बाद क्या है कि इन दोनों लोग का गर्मी में छुट्टी हो गया। जब गर्मी में छुट्टी हुआ तो इन दोनों लोग बेचारे अपने घर आ गए। इन दोनों बेचारे लोग अपने क्या हो गए? घर आ गए। और घर आने के बाद दोनों बेचारे लोग कहाँ गए? घर आ गए। विमलेश दोनों बेचारे लोग कहाँ गए? घर आ गए। जब घर आने के बाद देखा गया कि घर की जो पाबंदियां हैं, जो हॉस्टल के पाबंदियां की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, मानी इसमें हर एक रहन सहन को, चाल ढाल को, भेदभाव को, सबको देखा जाता है कि आपको इस टाइम पर आना है, उसके साथ घूमना नहीं है ज्यादा टाइम, आपको टाइमली घर पर रहना है, ठीक है। तो यहाँ देखा कि पहले कमलेश तक विमलेश जो है हॉस्टल में पढ़ते थे, तो हॉस्टल में पाबंदियां क्या था? कम था, और वो अपने आवश्यकता अनुसार मूवी देख सकते थे और जो भी वर्क करना था कर सकते थे। लेकिन जैसे ही दोनों जब गर्मी का छुट्टी हुआ तो दोनों जब घर आए, अपने हाउस आए, अपने घर पर आए, तो घर पर आने के बाद देखा गया कि इन दोनों का पाबंदियां इनके तुलना में कहा गया बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक H2O मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल्स है, ओके, क्लियर है। और यहाँ पर एक ले रहे हैं H2SO4 और यहाँ भी ले लिए हैं H2SO4। यहाँ जल है, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है, ओके। तो यहाँ पर देखा गया है कि जल के जो अणु होते हैं वो फ्री है और इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल क्या है वो क्या है? कमजोर है, जिसके चलते वो जल के अणु जो होते हैं ज्यादा मात्रा में वाष्पित होने लगते हैं। यहाँ पर ठीक है, ज्यादा मात्रा में कहा तो वाष्पित होने लगते हैं, ओके। और यहाँ देखा गया, ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ देखते हैं यहाँ भी इसके बीच में आकर्षण बल कम है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु भी ज्यादा मात्रा में वाष्पित होने लगते हैं। लेकिन जब दोनों को बीच में रखा गया है ना, तो देखिए H2SO4 जब रखा गया तो इनके बीच का आकर्षण बल का हो गया? मजबूत हो गया। इनके बीच का आकर्षण बल का हुआ मजबूत हो गया। और जितना कहना यही है कि जितना पहले तेजी से घूम रहा था हॉस्टल में, उतना यहाँ आने के बाद एक घर पर नहीं घूमने लगा, ठीक है। और इसके बीच का आकर्षण बल का हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाए कि यहाँ पर एक्सपेंशन हम लोग यही आप लोग अनुमान लगा रहे थे, हम लोग एक्सपेंशन यही कर रहे थे कि इसका जो क्या P1 बराबर P1 नॉट x1 बराबर होगा कि नहीं, P2 इक्वल P2 नॉट x2 बराबर होगा कि नहीं, P इक्वल P1 प्लस P2 इक्वल होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसका जो हम लोग का जो बल है अब वास्तव है इसके तुलना में ज्यादा, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा वास्तव का मन का ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर देखा गया कि P1 नॉट x1, यहाँ लिखेंगे P2 नॉट x2 और यहाँ लिखेंगे P1 प्लस का है P2। यही देखा गया कि इस कंडीशन में हम लोग का देखा गया कि विल विलय का आकर्षण बल जो होता है, विल विलय आकर्षण बल अंतराणिक आकर्षण बल और विलायक अंतराणिक आकर्षण बल से अधिक होता है, जिसके चलते वो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कैसे इसको समझाना है और कैसे समझना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन कैसे प्रदर्शित होता है, तो दोनों को परिभाषा को आप लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसके डायग्राम को हम बना दे रहे हैं। तो ये हम याद रखिए ऋणात्मक विचलन के डायग्राम आप लोग को बता दिए, तो ऋणात्मक विचलन का आप लोग का डायग्राम बता दिए, ठीक है। और यहाँ है अनादर्श विलयन का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, गुण भी समझ सकते हैं कि अनादर्श विलयन राउल के नियम से विचलित होते हैं। अनादर्श विलयन के लिए मिश्रण का आयतन परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होता है, पर डेल्टा V नॉट इक्वल 0। अनादर्श विलयन के लिए मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होता है, डेल्टा H नॉट इक्वल 0। और अनादर्श विलयन की सक्रियता मूल प्रभाष के बराबर नहीं होता है, यानी AI नॉट इक्वल X है, ठीक है।
ये हम लोग का अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन है। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन आता है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखे। तो जो याद रखिएगा कि आदर्श विलयन का जो 4 गो 5 गो गुण लिखवाएंगे ना, और अनादर्श विलयन का जो 4 गो लिखवा है ना, वो दोनों को टेबल में बनाकर लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा पूछेगा कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक राउल के नियम से धनात्मक विचलन और एक राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राउल के नियम से धनात्मक विचलन कब होता है, तो यही बोलिएगा कि राउल के नियम से धनात्मक विचलन तब होता है जब विल विलायक आकर्षण बल अंतराणिक आकर्षण बल का मान विल विले अंतराणिक आकर्षण बल और विलायक विलायक अंतराणिक आकर्षण बल से काफी कम होगा तो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, और अधिक होगा तो ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। तो इस कंसेप्ट को समझ लीजिए हमने। ठीक है, तो ऐसे आपको डिफिनेशन लिखना है और ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो ये हम लोग का कहा गया आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में 4 गो आप लोग का अंतर ऐसे ही याद रहेगा। पहला पॉइंट अगर अंतर देने के लिए कहेगा तो बोलिएगा कि यह राउल के नियम का पालन करता है या राउल के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट कि अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा H, आदर्श विलयन के लिए डेल्टा V इक्वल 0 और अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा V नॉट इक्वल 0। ओके, आदर्श विलयन के लिए डेल्टा H इक्वल 0 और अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा H नॉट इक्वल 0। ओके, चौथा पॉइंट कि आदर्श विलयन के लिए AI इक्वल XI और अनादर्श विलयन के लिए AI नॉट इक्वल XI। तो ये चारों का आप लोग का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ कुछ एक पॉइंट बता दे रहे हैं यहाँ पर जो एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। विचलन, रावल के नियम विचलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक विचलन। अब इसका उदाहरण पूछता है एग्जाम में, उदाहरण, और इसका भी हम उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, दोनों का उदाहरण पूछता है कि रावल के नियम से धनात्मक विचलन का उदाहरण क्या है और ऋणात्मक विचलन का उदाहरण क्या है। ओके, तो ये है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का उदाहरण। ठीक है, तो धनात्मक विचलन का उदाहरण है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का जो विलयन बनेगा वो राउल के नियम के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। तो एसीटोन प्लस बेंजीन का जो विलयन बनेगा वो भी धनात्मक विचलन होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टाइलून का जो होगा वो भी धनात्मक विचलन होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म का होगा वो भी धनात्मक विचलन होगा। ठीक है, और ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म जो होता है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का जो विलयन बनेगा वो क्या करते हैं, वो ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो बताए थे कि हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के बाद आदर्श विलयन अनादर्श विलयन पढ़े और इस सबको टॉपिक को समाप्त कर दिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़े आदर्श विलयन और क्या है, अनादर्श विलयन। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म। बहुत मस्त टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म। यहाँ से मेन हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हुआ अणुसंख्य गुणधर्म। ओके, पहला पढ़े, इसमें टॉपिक है अब हम लोग का अणु संख्य गुण धर्म। इसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे वे गुण जो विलेय के कोणों की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब ऐसे गुण जो विलेय के कोणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलेय के प्रकृति एवं परिमाण पर, न कि विलेय की प्रकृति एवं परिमाण पर निर्भर करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। तो कोई पूछेगा कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो ऐसे गुण जो विलेय के कोणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलेय की प्रकृति पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा वे गुण जो विलेय के कोणों की
संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, न कि विलेय के प्रकृति पर। अनुसंख्य गुणधर्म या सहजात गुणधर्म या योगात्मक गुण कहते हैं, कहलाता है। तो वे गुण जो विलेय के कोणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय के कोणों की, न कि विलेय के कोणों, न कि विलेय के, न कि विलेय के कोणों की प्रकृति पर, न कि विलेय के कोणों की प्रकृति पर अनुसंख्य गुणधर्म, सहजात गुणधर्म या योगात्मक गुणधर्म कहलाता है, या योगात्मक गुण कहलाता है। तो कोई पूछेगा कि अनुसंग गुणधर्म किसे कहते हैं, तो वे गुणधर्म जो विलेय के कोणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसका प्रकृति पर। जैसे मान लो विलेय में विलेय कितने कोणों से बना है, उन सभी चीजों पर डिपेंड करेगा, न कि उसका प्रकृति और परिमाण क्या होगा उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो उस गुण को हम अनुसंग गुणधर्म के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। ठीक है, और नीचे लिखिएगा यह गुणधर्म मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा है परासरण दाब, परासरण दाब या परिसारक दाब, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट है इसका हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन इसको बोलते हैं डिप्रेशन और डिस्प्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हम लोग का अनुषंगिक गुणधर्म है। तो अनुषंगिक गुणधर्म हम लोग कितने प्रकार के होता है बाबू लोग? 4 प्रकार के। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा आता है परासरण दाब या परिसारक दाब, तीसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा होता है हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो कोई पूछे कि अनुषंग गुणधर्म किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वे गुण जो विलेय के कोणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलेय के कोणों की प्रकृति पर,
न कि विलय के कोणों की प्रकृति पर अनुसंग गुणधर्म या साजात गुणधर्म कहलाता है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, दूसरा प्रासरण दाब या परिसारक दाब, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन और चौथा होता है हिमांक का अनुमान। ठीक है, तो कल हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान क्या है, प्रासरण दाब या परिसारक दाब क्या है, क्वथनांक का उन्नयन क्या है और हिमांक का अनुमान क्या है। ठीक है, तो जो भी हम आप लोग को चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन आप लोग देखा करिए। अगर जहाँ पर आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में एसएमएस करिए या मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम उस चैप्टर को फिर दोबारा आप लोग को बता देंगे और समझा देंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।